ये वो लावा है जो पक रहा था, ये वो चीज है जो प्रेशर कुकर में बन रही थी। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मुसाफिरों की शनाख्ती कार्ड चेक करके उन्हें जबरदस्ती कोची से उतारकर कत्ल करना। मीनवाइल हमने कोयटा से पंजाब आने वाली एक बस से जो इंसिडेंट हुआ, अफसोसनाक इंसिडेंट, आईडी कार्ड देख के गोलियां मार दी जाती हैं और फिर वो लाशें आती हैं पंजाब। बलूचिस्तान के जिला लुराई में होने वाला ये हालिया जो अफसोसनाक वाकया है, दरअसल इसी जो ऑपरेशन बाम का हिस्सा था। जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है। 50 से ज्यादा फौजी मरे हैं इसमें, इंक्लूडिंग एफसी, पाकिस्तान आर्मी, और अभी और खबरें आ रही हैं। ए से लेके जेड तक बांग्लादेश के पास तो क्या था? कुछ भी नहीं था। बिल्कुल खाली हाथ ही अपने बांग्लादेश इन्होंने बना लिया। देख के कि उनका ताल्लुक पंजाब से है, उनको निकाला गया बसों से, उनको मार डाला गया। और उसके बाद ये कार्रवाई होना, इसका ये मतलब है कि वो नासिर बिल्कुल खौफजदा नहीं है। जो बाम ऑपरेशन हुआ है बीएलएफ का, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि पूरी पाकिस्तानी फौज मफलूज हो गई। इतना बड़े इलाके के लिए आपको तो 500,000 आर्मी चाहिए, सारे इलाके में छा जाए और सारा बॉर्डर सील कर, तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द थ्रेट फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना? तो आप मिलिट्री एक्शन तो बलूचिस्तान में नहीं कर सकते, वो तो बड़ा मुश्किल है। ये तो बहुत अजीब सी कुछ मुझे सिचुएशन लगी है कि जनूबी वज़ीरिस्तान के करीब बलोच सेपरेटिस्ट पंजाबियों को बसों से निकाल, शनाख्त देखने के बाद उनको मार दिया जाता है। ये किस किस्म की तहरीक है? ये किस किस्म की जंग है? ये जो देयर इज अ कंप्लीट स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस। वहां से आईडी कार्ड देखते हैं और आईडी कार्ड देख के उसको उतार लिया जाता है नीचे, और बाकियों को ये कहा जाता है कि तुम चले जाओ। तमाम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़्म करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, अब आप जितनी भी ऐसी चीज़ें करते हैं ना, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, वो आप पर लौट कर ज़रूर आती है। अब चाहे इंडिया अच्छे काम करता हो तो इंडिया की वैल्यूएशन है वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है। हम सबको पता है कि ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है इंडिया। चाइना को हटाकर ये चीज़ हम जो है वो कब्ज़ा कर रहे हैं। उसके अलावा और भी कई सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर किसी ना किसी तरीके से नेचुरल डिज़ास्टर वहाँ पर हुए हैं और हमने मदद भेजी है, इंक्लूडिंग टर्की। हालांकि टर्की से तो हमें दगा ही मिला है, लेकिन फिर भी हमने वो चीज़ें की थी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान के अंदर बीएलए और टीटीपी के द्वारा जो हमले हो रहे हैं उनकी बढ़ोतरी हो चुकी है, और ऊपर से अफगानिस्तान के तालिबान भी अब पाकिस्तान से अच्छे खासे नाराज़ है। पिछले दिनों हमने सुना था कि ड्रोन अटैक भी कर रहे थे जो तालिबान है वो। कहने का मतलब यही है कि बीएलए और टीटीपी मिलकर अपने हिसाब से पाकिस्तान की बजा रहे हैं, और अब ये देखने लायक बात होगी आने वाले दिनों में कि इस दलदल से कैसे निकल पाता है पाकिस्तान। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। जो बाम ऑपरेशन हुआ है बीएलएफ का, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि पूरी पाकिस्तानी फौज मफलूज हो गई। यानी कि उन्होंने पाकिस्तानी फौज की, पाकिस्तानी रियासत की रिट को 24 घंटे के अंदर अंदर 80 से ज्यादा हमले करके तबाह बर्बाद कर दिया। 50 से ज्यादा फौजी मरे हैं इसमें, इंक्लूडिंग एफसी, पाकिस्तान आर्मी, और अभी और खबरें आ रही हैं। इसके अलावा दर्जनों मकामात पे चेक पोस्टें जो है वो बर्बाद कर दी गई हैं, तबाह कर दी गई हैं, और पाकिस्तानी फौज को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी है। सो मच सो कि अब कोई एक कुमक ले जाने वाला ट्रक भी होता है ना, तो वो नहीं लेके जाता जब तक हेलीकॉप्टर ना आर्मी का उसको स्कॉट करे। पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद की, ट्रेन सर्विस बंद की, सी पैक रूट पर आमदोरफ्त जो है वो बंद की इस ऑपरेशन बाम की वजह से। इसके बावजूद भी जो है पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी रियासत जो है वो इस ऑपरेशन का मुकाबला नहीं कर सकी, नाज़रीन, नहीं कर सकी। और जो हमारी अब इतलात हैं उसके मुताबिक ऑपरेशन बाम में बीएलएफ ने 80 से ज़ायद हमले किए हैं, रिपोर्ट आ गई है। और ऑपरेशन बाम जो है उसके 80% अहदाफ जो है वो भी हासिल कर लिए गए हैं बकौल बीएलएफ के।
बीएलएफ ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने कहा है कि बीएलएफ ने ऑपरेशन बाम का इख्तिताम कर दिया है, तमाम अहदाफ मुकम्मल हो गए हैं और बलूचिस्तान भर में 84 हमले किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी फोर्सेस को मुख्तलिफ रियासती इदारों को मुख्तलिफ महाजों पर शदीद नुकसान पहुंचाया है। इन कार्रवाइयों में एफसी और आर्मी के कम अज कम 50 अहलकार हलाक जबकि 51 यानी 51 से ज्यादा जख्मी हुए और इंटेलिजेंस इदारों के 9 अहलकार भी हलाक किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान 7 मोबाइल टावर बम मशीनरी नजर आतिश की गई है, 22 मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की गई, मादनियात की तरसील में मसरूफ गाड़ियों और गैस ले जाने वाले बाउजर्स समेत 25 गाड़ियों को तबाह और नाकारा बनाया गया। निगरानी के निज़ाम को निशाना बनाते हुए 5 से ज़ायद सर्वेलेंस ड्रोन कैमरे और क्वाड कॉप्टर भी तबाह किए गए, ये जो ड्रोन होते हैं। एक बैंक को आग लगा दी गई जबकि एक सरकारी सेक्रेटेरिएट की बस को नुकसान पहुंचाया। गुहराम बलोच जो कि बीएलएफ के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि इन हमलों के दौरान 30 से जायद हमले बराह रास्त यानी डायरेक्टली आर्मी और एफसी पर किए गए। 30 से ज्यादा हमले, more than 30 attacks were direct attacks on Pakistan Army and FC। 2 हमले मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI और ISI पर, 4 हमले घात लगाकर, 1 कस्टम्स, 1 कोस्ट गार्ड, 4 लेडीज चेक पोस्टें जबकि 4 हमलों में पुलिस को निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 से ज्यादा मौके पर असलहा भी जब्त किया गया जबकि एक मौके पर बैंक गार्ड का असला भी छीन लिया। बीएलएफ के बयान में मेजर गुहराम बलोच ने कहा है कि ये ऑपरेशन बीएलएफ के मुनज़्ज़म और मरबूत अस्करी हिकमत अमली की अक्कास है जिसका मकसद रियासती कब्जे और फौजी मौजूदगी और इस्तेसाल के निज़ाम को चैलेंज करना था। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 9 जो पंजाबी ट्रैवल कर रहे थे एक बस के अंदर, उनको उतार के कत्ल कर दिया गया है और ये कल रात का वाकया है। ये कब से चल रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को उतार के कत्ल कर दिया जाता है। वो अपने किसी जगह पे काम करने जा रहे थे, कल्लात, मस्तूम, इन इलाकों के अंदर ये दहशतगर्द बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के लोग उतर आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, वहां से ID कार्ड देखते हैं और ID कार्ड देख के उसको उतार लिया जाता है नीचे और बाकियों को ये कहा जाता है कि तुम चले जाओ, यू कैन लीव। दैट इज द सिचुएशन कि आप चले जाएं और ये जो पंजाब से हैं ये उतर जाएं। और पंजाबी को जब आप कत्ल करते हैं तो डेफिनेटली उससे एक मैसेजिंग जाती है कि जनाब ये डेड बॉडीज जाएंगी पंजाब के अंदर, और पंजाब की जो गवर्नमेंट है और पंजाब की जो मिलिट्री लीडरशिप है वहां पे और हुकूमत पंजाब की है। आप देखें ये भी एक तासुर बनाया गया है पेरिफ्रीज के अंदर कि जी बलूचिस्तान के अंदर जी हुकूमत पंजाब करता है। भाई पंजाब कैसे हुकूमत करता है? It is all electoral representation. There are 2 houses, upper house, lower house. एक दिन पहले राहुल गांधी ने ये जो सेशन अब हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हिंदुस्तान की लोकसभा में, इसमें एक चैलेंज गॉन्टलेट थ्रो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जब ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर, अच्छा हिंदुस्तान में जो बातचीत की जाती है बिटवीन द गवर्नमेंट द ऑपोजिशन वो बहुत रिस्पेक्टफुल टर्म्स के साथ की जाती है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कम से कम ये बता दें, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके ये कह दें कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर जो है वो नहीं किया। अब उसके जवाब में आज हिंदुस्तान की लोकसभा में शायद ही कोई इंपॉर्टेंट लीडर जिससे हम वाकिफ हैं, जिसका आपने नाम सुन रखा है, वो ऐसा हो जिसने वहाँ पे तकरीर ना की हो। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 102 मिनट की यानी 1 घंटा और 42 मिनट की उन्होंने लगातार वहाँ पे उन्होंने तकरीर की है। हिंदुस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब ने भी वहाँ पे तकरीर की है। लेकिन इन तमाम तकरीरों के अंदर पाकिस्तान, पहलगाम, कश्मीर, ट्रंप और ऑपरेशन सिंदूर जो हैं उस पर फोकस रहा।
नरेंद्र मोदी के जो एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने सुने हैं और वो उनका कहना है कि दुनिया के किसी नेता ने, अच्छा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की अहमियत तो हिंदुस्तान के लोग ही समझते होंगे बेहतर, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी सैंक्टिटी जो है लोकसभा की और पार्लियामेंट की वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग बंद करने के लिए नहीं कहा। उसमें उन्होंने मज़ीद डिटेल्स शेयर की हैं अपनी बातचीत की अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ। उन्होंने कहा कि 9 मई 2025 को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस मुझसे फ़ोन पे मुसलसल बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं अपनी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ मसरूफ़ था, मैं उनकी कॉल ना ले सका। जब मेरी मिलिट्री लीडरशिप के साथ बातचीत और मीटिंग्स मेरी ख़त्म हुई तब मैंने कॉल बैक किया जेडी वैंस को, जो इससे पहले आपको पता है कि अप्रैल के महीने में जब ऑपरेशन पहलगाम पे दहशतगर्दी हुई थी तो उस वक्त वो हिंदुस्तान में मौजूद थे और उनकी अहलिया जो है वो हिंदुस्तानी नजाद इसे कहते हैं, एक अमेरिकन प्रोफेशनल है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मैंने फाइनली जब उनको कॉल बैक किया, ऐसा कहा है तो पता नहीं किसने जेडी वैंस को कन्विंस किया कि पाकिस्तान इतना बड़ा कोई हमला हिंदुस्तान के ऊपर कर सकता था। आप अपना फैसला खुद कर लें, सारे के सारे 2+2 के कर सकता था कि नहीं कर सकता था। ये शरीफ जरदारी आसिम रजीम में इतनी हिम्मत होनी थी कि इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर को बहुत बड़ा हमला करना था। बहरहाल अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा, जेडी वैंस ने उनको ये चीज़ कही और उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा जेडी वैंस को कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। बॉटम लाइन उनकी तकरीर की ये है नरेंद्र मोदी की कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज़ फायर मांगा बिकॉज हमने पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर जो हमले किए उससे पाकिस्तानी भोखला गए, परेशान थे और वो सीज़ फायर करना चाहते थे, जंग को ख़त्म करना चाहते थे। पाकिस्तानी अखबारों के अंदर जो हेडलाइन है कि इसहाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कॉम्पोजिट डायलॉग करने के लिए और बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हेडलाइन तो पाकिस्तान में इस तरह से लगाई गई है जिस तरह से कि हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा था या कोई कह रहा था कि आप डायलॉग करें और पाकिस्तान तैयार नहीं था। जिस तरह से इसराइल अचानक अगर कहते कि हाँ हम 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार हो गए, तो हेडलाइन तो इस तरह से लगाई गई है, लेकिन जैसे कि कोई मांग रहा है आपसे कॉम्पोजिट डायलॉग, को आपकी कोई रेजिस्टेंस थी, बहरहाल उस तरह से खबर लगाई गई। लोकसभा की बात करेंगे जहां पर पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और कह लेंगे काफी ज्यादा उनको सराहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो कि 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च किया गया था। इस लोकसभा की कह लेंगे कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीटिंग के अंदर उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए किसी भी वेस्टर्न लीडर ने हमें कुछ नहीं कहा था, ये हमारी अपनी मर्जी थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर है वो लगाएं या ना लगाएं। कहते हैं कि 9 मई वाले दिन यानी कि 9 मई की रात को डोनाल्ड ट्रंप कॉल करते हैं पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को, जहां पर कह लें कि वो कॉल रिजेक्ट कर दिया जाता है और लगातार 3 दफ़ा कॉल्स आती हैं, बट जो पीएम ऑफ इंडिया थे वो बिजी नज़र आ रहे थे, तो उन्होंने अपना बिजनेस दूर किया। मीटिंग को कह लेंगे कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फाइनली ट्रंप को कॉल बैक किया और उनसे पूछा कि जी क्या मसला है आपको, आपकी कॉल आ रही थी। 10 मई वाले दिन पाकिस्तान आप पर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, तो आप तैयार रहें। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान 10 मई को हमारे पर अटैक करेगा तो हम उससे बड़ा अटैक करेंगे, अगर वो गोली से वार करेगा तो हम गोले से वार करेंगे। इट्स रियली अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, एंड अब ट्रंप को होश आ जाना चाहिए कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी खासी शटअप कॉल दी है पीएम इंडिया ने। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मेरा भाटा चौक पे मेरा घर है, ठीक है, और यकीन करें मेरे घर से आगे तकरीबन 15 किलोमीटर के पास, ठीक है, और मेरे घर की बैक साइड पे और वो आ जाता है क्या है ड्रोन नहीं फेज 6 है, फेज 6 में ड्रोन गिरा था आके, ठीक है, फिर आके गिरा था वाल्टन पे, ठीक है, वाल्टन के बाद फिर आके गिरा था गाजी रोड पे, ठीक है, इन 3 जगहों पे आके गिरा है। वो किस वजह से गिरे हैं भाई, पहले तो इसका जवाब दो। वो सेल्फ फायर बंद करने के लिए मतलब तुमने फेंके थे, अगर तुमने लड़ना था तो भाई खुल के आके लड़ता, हमने तो किसी तरीके से नहीं कहा था भाई। तो अभी बोले इसलिए कि हम खुल के लड़े हैं, हम डट के लड़े। हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ाम भी लग रहे थे कि बांग्लादेश से के बॉर्डर से कुछ लोग। अभी भी जंग का खतरा है या सिचुएशन आपको लग रहा है कि डिफ्यूज हो रही है? चौबीस घंटे में हिंदुस्तान ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 नाम की 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग की है, तो आकाश प्राइम नाम के डिफेंस सिस्टम ने भी
अपना टेस्ट पास कर लिया है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि इंडिया ने उससे पहले ही इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। लेकिन अगर बॉर्डर को उन्होंने कंट्रोल ना किया और वहां पे हिंदुओं के साथ मिसाइल जारी रहे तो इंडिया के पास कोई अदर चॉइस नहीं होगा कि उसको सख्ती के साथ डील किया जाए। 24 घंटे के अंदर भारत ने 3 ऐसे खतरनाक हथियारों का परीक्षण किया है जिनके बारे में सुनकर भारत के दुश्मनों की टेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। अब बताया यह भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग। हालात फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाएंगे और वहां पे जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल में, अगर इसको जल्द से जल्द ठीक ना हुआ। दहशतगर्दी आप करवाते रहे और ख़ास तौर पे 2008 के बम्बई धमाकों के कॉन्टेक्स्ट में कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने, अमेरिका की हुकूमत ने जो रेजिस्टेंस फ्रंट है TRF कश्मीर में, उसने पहलगाम की दहशतगर्दी और मैसेकर वहाँ पे किया, उसे अमेरिका ने एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने कानून के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया, यानी FTO डिक्लेयर कर दिया है। इकोनॉमी हो चाहे एरिया वाइज हो या कुछ भी कह लीजिए, हमसे एक बड़ी कंट्री है। अब हम चौधरी बनना चाहते हैं यहाँ इस एरिया में। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि 1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है भारत की कि भारत ने पिछले दिनों एक साथ में 3 जो मिसाइल से उसका परीक्षण किया, सफल परीक्षण। एक है आकाश, दूसरी है पृथ्वी और तीसरी है यहाँ पर अगर हम देखें तो बात है अग्नि, आकाश और पृथ्वी। अब देखिए, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर वाला जो पूरा सिचुएशन हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के पास दिक्कत ये हो रही है कि भाई अब जो आने वाले दिनों में हथियार है वो हम कहाँ से मंगवाएं, कौन हमें फ्री में हथियार देगा, या फिर कहे कि हमारे पास जितने पैसे हैं क्या उससे कोई हथियार आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो तो इंडिया जो है वो दिन ब दिन डेवलपमेंट करता जा रहा है। DRDO की तरफ से कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है कि भाई जैसे यहाँ पर है कि एक ही दिन में 3 मिसाइल्स का परीक्षण करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। इसके लिए तैयारी चलती है और एक साइकिल होती है, पूरी प्रोसेस होती है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में इतना सारा डेवलपमेंट देख के पाकिस्तान को डेफिनेटली डर लग रहा है, और ना ही सिर्फ पाकिस्तान, इसको चाइना भी अच्छी तरीके से नोट कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। नाज़रीन इकराम, कल बेसिकली इंडिया ने एक नोटम जारी किया और नोटम ये जारी किया, इंडिया ने डिक्लेयर किया नो फ्लाई जोन बे ऑफ बंगाल जो है उसके ऊपर। और जब इंडिया ने ये किया तो उसमें 28 से बेसिकली 31 जुलाई जो है उसका भी इन्होंने टाइम दिया है और रेंज जो है वो 475 किलोमीटर्स की इंडिया ने दी। इससे ये चीज समझ आ रही थी कि अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उससे कोई मिसाइल जो है वो फायर किया जा सकता है, उससे कोई मिसाइल जो है वो आ सकता है और कोई टेस्ट किया जा सकता है। मिसाइल्स का टेस्ट जो है वो इंडिया ने करना है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ ये है कि इंडिया ने उससे पहले ही इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि 1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट हुए हैं और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है इसका भी इंडिया ने एक तजुर्बा किया। अब ये जो दोनों तजुर्बात हैं इसके साथ ही साथ ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है, आई ओपनर भी होनी चाहिए। उन्होंने एक बार उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ कैसे रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा था ऐसे ही छोटा भाई बड़े भाई के साथ बिहेव करता है वो बिहेव होना चाहिए पाकिस्तान का। अब भारत हमसे बड़ी कंट्री है, हमारे जितनी किसी भी चीज को अगर देख लीजिए, चाहे इकोनॉमी हो चाहे एरिया वाइज हो या कुछ भी कह लीजिए, हमसे एक बड़ी कंट्री है। अब हम चौधरी बनना चाहते हैं यहाँ इस एरिया में, तो हम बिला वजह उनसे पंगे लेते रहते हैं। और अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि भारत की तरफ से कभी ये कोशिश की गई हो या ये कहा गया हो कि वो किसी
इस हिस्से के पाकिस्तान के कब्जा कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ से बार बार ग़ज़वा हिंद की आवाज़ उठती रहती है, हम बार बार ये तमाम बातें करते रहते हैं और उससे लगता तो मुझे यही है कि हम अमन नहीं चाहते। हम कहीं ना कहीं भारत के साथ चाहते हैं कि हमारी टेंशन बनी रहे। हाँ, बहुत ज्यादा लंबी भी ना हो कि हम न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंच जाएं, लेकिन एक लड़ाई, एक झगड़ा, एक दुश्मन जिसे हम कह सकें, उस शक्ल में हमें भारत चाहिए। क्योंकि अगर बाकी कंट्रीज को आप देखें, चाहे ईरान हो या अफगानिस्तान हो, उसके साथ हमारे इस तरह के रिलेशन हम नहीं करते और ना ही हम उन्हें दुश्मन में गिनते हैं। इस्लामिक टच आ जाता है, इस्लामिक कंट्रीज का दोनों तरफ से आ जाता है, तो इसलिए हम नहीं कर वो बोल पाते। लेकिन भारत क्योंकि इस्लामिक कंट्री नहीं है तो हम उसे दुश्मन भी गिन लेते हैं, हम उसको बुरा भला भी कह लेते हैं और ऐसा करने से कई लोग जो कि मुल्क को चलाते हैं या कंट्रोल जिनके हाथ में है उनको फायदा होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा और भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत फ्रेंडली हो जाए या बड़ा कोई आना जाना शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी एक जो खतरा बताया जाता है कि जी भारत अटैक कर देगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर वो खतरा ना रहे तो फिर वही पैसा जो हम डिफेंस पे लगा रहे हैं उसी पैसे को कहा जाएगा कि जी अब लोगों के ऊपर लगाइए, आप हेल्थ सेक्टर में लगाइए, एजुकेशन सेक्टर में लगाइए और कई दूसरी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में ठीक होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मैंने अपनी भी एक वीडियो में कहा कि अगर ये सब कुछ ठीक हो गया और हम किसी एक सिविलाइज्ड कंट्री की तरह रहने लगे भारत के साथ और ये पैसा जो डिफेंस पे लग रहा है वो लोगों पे लगा और लोगों के पास भी खाने को हुआ और एजुकेशन हुई, तो सर वो तो बोलने लगेंगे ना, बोल अभी भी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही अभी नहीं बोल रहे, लेकिन लोग ज्यादा बोलने लगेंगे, लोगों का दिमाग चलने लगेगा, लोगों को समझ में आने लगेगा कि आखिर क्या चीजें हैं पाकिस्तान में जो सही नहीं है, तो लोग सवाल उठाएंगे। और इस सवालों से बचने के लिए मुझे लगता है कि इन्होंने एक दुश्मन जो है वो बना के रखा है। ये चाहते ही नहीं है कि भारत के साथ हमारे टर्म्स ठीक हो, वरना इनके बिजनेसेस, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए ये हमेशा से टेंशन बना के रखी है इन्होंने और ये बनाकर रहेंगे, क्योंकि और तो ये कुछ करने के काबिल है नहीं। जाकर पूरी दुनिया से पैसा मांगना, फिर आ जाना, उसके बाद यहाँ पे कहना कि जी टेररिज्म तो हम खुद भुगत रहे हैं। अरे जो सुसाइड बॉम्बर होता है, मैंने किसी जगह सुना, एक साहब ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर जब कहीं अटैक करता है तो वो खुद भी तो मरता है, वो दूसरों को तो नुकसान पहुंचाता है लेकिन खुद भी नहीं रहता। तो अब ये कहना कि जी हम तो खुद विक्टिम है टेररिज्म के, आपने बनाया, आपने पाला, आपके बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट और जनरल्स रहे हैं परवेज मुशर्रफ टाइप के, उनकी बुक में भी लिखा हुआ है, उनके इंटरव्यूज में भी मौजूद है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने बनाए, जिहादी तैयार किए फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए। तो जाहिर है अब वो हमारे गले पड़ गए और यही चीज हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा अभी आजकल जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि 30 साल हम मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे। तो अब ये बात जो है कि ये भारत के साथ टर्म्स को अगर ठीक कर लेंगे तो पब्लिक तो फिर इन्हें कहेगी ना कि अब इतनी बड़ी फौज का क्या करना है। तो अगर कोई एक मुल्क है जो अमेरिका के अलावा इंडिया पे बहुत केयरफुली देख रहा है वो फ्रांस है। इंडिया की एक्टिविटी इतना तेज होना, क्या देख रहे हैं इस कॉम्बो को? आखिर भारत ने उस ब्रह्मास्त्र को कैसे तैयार किया है? AK-203 कैसे दुश्मनों का काल बनेगा? और ये कहा जाता है कि 600 बुलेट्स 1 मिनट के अंदर ये फायर करती है, 600 बुलेट, जो पूरी तरह से स्वदेशी होगा, जो 1 मिनट के भीतर ही 700 राउंड फायर करेगा, 800 मीटर दूर छिपे देश के दुश्मनों का सर्वनाश कर देगा। दूसरा ये कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये भी इंडिया में वो कर रहे हैं। ये तक बताया जाता है कि इन्होंने 48,000 राइफल इन्होंने इंडियन आर्मी को एक तरह से डिलीवर कर दिए। क्या सबके सितारे गर्दिश में हैं? क्या सब पर अशुभ घड़ी है? इसने बहुत मैनीफोल्ड कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी एनहांस कर दी है। तो अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है? कौन से लूप होल्स हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है? और अगले साल तक वो 12,000 राइफल पर मंथ वो बनाने वाले हैं। ये जो करार हुआ था 6 लाख राइफल के लिए हुआ था और इसके अंदर 5,200 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। बजट की आपने बात की है, चलिए आ जाते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी है वो ये प्लान यहाँ पे होती है, फंड यहाँ से होती है, ट्रेस यहाँ से होती है और पाकिस्तान के जो कनेक्शन है वो दहशतगर्द ग्रुपों से हैं। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में
पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है। हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। अब इसके इन्होंने राइफल्स जो बनाने का जो काम करना था उसकी प्रोडक्शन रेट इन्होंने एक तरह से इंक्रीज कर दी है, तो जिसके कारण ये दिसंबर 2030 तक आप देखेंगे देश के अंदर 6 लाख राइफल्स ये बन जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है AK-203 के बारे में। जी हाँ, AK-47 तो हमने बहुत सुना है, यहाँ पर AK-203 के बारे में बात हो रही है और कहा जा रहा है कि 1 मिनट में इससे तकरीबन 700 राउंड निकल सकते हैं और ये हमने खुद बनाया है इंडिया के अंदर। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 30 से 40 हज़ार यूनिट्स जो है, इसके जो यूनिट्स है वो इंडिया ने, मतलब कि मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन सैनिकों या फिर इंडियन आर्मी को ये सौंप दिए है। देखिए, अगर आप आज से 2-3 सालों पहले की अगर बात करें ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि A to Z चीज़ें, कोई चीज़ ही होगी जो इंडिया के अंदर बनती होगी, अदरवाइज A to Z चीज़ें जो है वो हम बाहर से इंपोर्ट किया करते थे। उसके बाद एक लिस्ट आया 100 से 150 आइटमों का, जिसमें कहा गया कि अब ये चीज़ें हम नहीं मंगवाने वाले, हम खुद बनाएंगे। कुछ समय के लिए शॉर्टेज भी हो गई क्योंकि वो चीज़ हम अभी भी बना नहीं पाए थे। इंडिया के जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इसको मुद्दा भी बनाया, लेकिन उसके बाद इसका सॉल्यूशन आ गया और अब ये सारी चीज़ों में हम आत्मनिर्भर है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले 5-10 सालों के अंदर आप बहुत बड़े बदलाव डिफेंस के मामले में देखेंगे, क्योंकि हमारा देखिए 2 सबसे बड़े ज़्यादा चीज़ ऐसी है जहाँ पर खर्चा सबसे ज़्यादा होता है। एक तो ऑयल है और दूसरा हथियार है, क्योंकि एक चीज़ भी हम नहीं बनाते थे, सारी की सारी चीज़ें बिलियंस में हमें बाहर से परचेस करनी पड़ती थी, आज भी कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में बहुत बड़े पैमाने पर कटौती आने वाली है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। इंडिया और रशिया जो AK-203 नहीं बल्कि अब इंडिया और रशिया साथ में मिलकर AK-19 और PPK-20 बनाने वाला है, जिसका डोमेस्टिक यूज और एक्सपोर्ट होगा। और साथ ही साथ ये यूपी के अमेठी में इसका प्रोडक्शन होगा। 50% इंडिजनाइजेशन है और ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये 100% इसका इंडिजनाइजेशन हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। इन सभी अपडेट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबरदीप। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी खबर तो अक्सर रहती है, बनी रहती है इंडिया और रशिया के डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर, और हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे बड़े एग्जांपल्स हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। और अब ये AK-19 और PPK-20 को लेकर भी बात सामने आ रही है कि जिसका डोमेस्टिक यूज़ और एक्सपोर्ट के लिए भी इसको बनाया जाएगा यूपी के अमेठी में। किस तरह से आप देख रहे हैं? साथ ही साथ इसका इंडिजनाइजेशन भी हो रहा है, 52 से अभी है और 100% तक ले जाने की बात है। देखिए अंबर जी, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो आपने देखा है वो बनाया था, रशिया के साथ हम बना रहे हैं, और जैसा वो एक तरह से एक मील का पत्थर साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। और भारत के जो सोल्जर्स है वो 3 दशक तक इंसास राइफल लेके काट रहे थे, और इंसास राइफल बताया जाता है वो एक तरह से बहुत आउटडेटेड हो चुका था। अब भारत की सरकार और रूस ने मिलके एक डोमेस्टिक कंपनी फॉर्म की है जिसका नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये अमेठी में चालू हुई थी 2019 में। और अभी तक बताया जाता है कि इन्होंने 48,000 राइफल इन्होंने इंडियन आर्मी को एक तरह से डिलीवर कर दिए। 7,000 राइफल्स है वो अगस्त 15 तक वो डिलीवर कर देंगे, और अगले साल तक वो 12,000 राइफल्स पर मंथ वो बनाने वाले हैं। ये जो करार हुआ था 6 लाख राइफल के लिए हुआ था, और इसके अंदर 5,200 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब बताया जाता है कि इनिशियली ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीशन पे था दिसंबर 2032 पे। अब इसके इन्होंने राइफल्स जो बनाने का जो काम करना था उसकी प्रोडक्शन रेट इन्होंने एक तरह से इंक्रीज कर दी है, तो जिसके कारण ये दिसंबर 2030 तक आप देखेंगे देश के अंदर 6 लाख राइफल्स ये बन जाएगी AK-203 की। AK-203 बताया जाता है इसके अंदर जो राउंड पर मिनट बोलते हैं 700 राउंड पर मिनट ये देखकर ये एक तरह से फायरिंग कर सकता है, और इसके जो मारक क्षमता है 800 मीटर तक है।
और ये बताया जाता है कि इसके अंदर जो इसकी जो वेट है, इसका वेट है अराउंड 3.8 kg, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही एक तरह से भारत के फोर्सेस के लिए बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अब ऐसा है कि सिर्फ भारत की इंडियन आर्मी यूज नहीं करेगी, इसको भारत के पुलिस फोर्स भी यूज करने वाली है, भारत के सीआरपीएफ भी यूज करेंगे, बीएसएफ के लिए भी बनाया जा रहा है, जिसके कारण इस वेपनरी से भारत के अंदर जो सीमा पे तैनात कर रहे हैं हमारे जो सैनिक है, उनको एक तरह से उनकी जान की रक्षा के लिए भी एक तरह से इट इज अ वेरी गुड वेपन। और आपको मालूम है एक सोल्जर का जो वेपन होता है वो उसका एक तरह से एक साथी होता है, और भारत सरकार ने सोल्जर्स की जो हमारे जो सैनिक है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने ये डील की थी। अब ये देखिए 30 साल हो गए थे अंबर जी, आप सोचिए भारत के जो सैनिक है वो पुरानी 1990 की राइफल, इंसास राइफल यूज कर रहे थे, कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था और इसके कारण बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होते थे। अब क्या होगा, इस राइफल्स के कारण हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारे सैनिक जो हैं वो एक तरह से दुश्मनों को दूर से देख के उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब आपने जैसे बताया कि AK-203 नहीं, AK-19 एंड PPK-20 जो है जो सब मशीन गन है वो भी भारत के अंदर बनाने की कवायद चल रही है। अब ऐसा है कि भारत सरकार जानती है कि हमारे जो देश के अंदर हमारे जो सैनिक है उनको, आपको ध्यान है कि बुलेट प्रूफ वेस्ट भी बनाए जा रहे हैं भारत के अंदर। और इसके अंदर एक चीज बात बता देता हूँ, जब ये स्टार्ट हुआ था इसके अंदर 5% इंडिजिनाइजेशन हो रहा था, आज की डेट में 50% इंडिजिनाइजेशन हो रहा है और दिसंबर 2025 तक 100% इंडिजिनाइजेशन हो जाएगा। मतलब भारत के अंदर ही इसकी बॉडी, इसके कंपोनेंट्स 180 कंपोनेंट होते हैं वो भारत के अंदर ही बन रहे हैं और इसकी टेस्टिंग भी हो रही है, क्वालिटी टेस्टिंग। और बताया जाता है कि सिर्फ ये भारत के फोर्सेस के लिए नहीं, हमारे जो मित्र देश है उन जो अफ्रीका में है और एशिया में है और लैटिन अमेरिका में है उनको भी सप्लाई किया जाएगा। एक्सपोर्ट AK-203 के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स की इंक्वायरी आ चुकी है।